नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी से गर्त में पहुंची अर्थव्यवस्था को उबारना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उधर शेयर बाजार की ऊंचाई सबको हैरान कर रही है। यह कैसा विरोधाभास है कि जहां अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट की बात कही जा रही है, वहीं लॉकडाउन के बाद गिरा शेयर बाजार 90% से भी ज्यादा उछल चुका है। सेंसेक्स 50,000 का आंकड़ा छूकर वापस आ चुका है। सोना चांदी में भी जबरदस्त उछाल आया, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब फिर से उछाल आने लगा है। अब कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जीएसटी का कलेक्शन पहली बार सबसे अधिक हुआ। उद्योग धंधों में कामकाज की वापसी हुई है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ शेयर बाजार की तेजी भी बरकरार रह सकेगी? क्या शेयर बाजार में तेजी का गुब्बारा किसी दिन फूट तो नहीं जाएगा? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। दिल्ली से मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ विजय मेहता, हैदराबाद से MCR HRDI के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री आमिर उल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले मेहता साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो स्टॉक मार्केट आसमान को छू रहा है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो है वो नेगेटिव में है, तो ऐसे में जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और एक जो आम निवेशक है वो क्या माने कि आने वाले वक्त में ये शेयर बाजार की ऊंचाई कम हो सकती है जब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी? देखिए, मार्च के महीने में जब कोविड की लॉकडाउन हुआ था, उस समय स्टॉक मार्केट लोएस्ट लेवल पे आ गई थी। और उसके बाद में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हुई तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट, क्योंकि जो फ्यूचर को डिस्काउंट करती है, उन्होंने इस इकोनॉमिक चेंज को अपने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया। और जो उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थी, उन्होंने इसको हमसे पहले आइडेंटिफाई करके बहुत बड़े वे में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू किया जी। ये शायद पहली बार हुआ है कि पर मंथ उनका इन्वेस्टमेंट समवेयर इट वाज टचिंग अराउंड 40 to 60,000 करोड़ पर मंथ, विच इज अ वेरी हाई फिगर। बिल्कुल, दिसंबर में ही पिछले महीने में जो दिसंबर था उसमें हमें पता लगा कि 62,000 करोड़ रुपए का निवेश FII की ओर से किया गया है। जबकि लेकिन मेहता साहब, यही अगर आप देखें, मार्च में जब लॉकडाउन किया गया था तो सबसे पहले FII ने पैसा निकाला था, जिसके चलते स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गया था। देखिए, ये FII भी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो इन्वेस्टर्स। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में इस बात की फीलिंग है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये अब टर्न अराउंड होके और बड़ी अच्छी बेहतर होने वाली है जी। क्योंकि चाइना के अंदर से भी जो कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज या जापानीज कंपनी चाइना से बाहर निकल के प्लांट लगा रही हैं, दे आर लुकिंग एट इंडिया एज अ गुड ऑल्टरनेटिव। और इंडिया के अंदर जो पिछले साल गवर्नमेंट ने न्यू यूनिट्स लगाने के ऊपर 15% टैक्स रेट कर दिया था, उसके कारण यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सभी के साथ साथ जो इंडियन आइडल मनी पड़ा हुआ था, बिकॉज बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रेमेंडसली रिड्यूस हो गई, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम एकदम श्रिंक कर गए। तो वो पार्ट टाइम के लिए वो भी एक सेफ है। ठीक है विजय जी, इस पर अब आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन मैं प्रोफेसर आमिर उल्लाह खान को इसमें लाना चाहता हूं। आमिर साहब, आपने सुना विजय मेहता जी जो बात कह रहे हैं, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि हमने देखा है कि जब कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची तो अधिकांश बैंकों ने अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में जबरदस्त तरीके से नोट छापना शुरू किए, जिसका एक असर दिखा है, जिसके चलते तेजी आई है? तो क्या यह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी? जी, मेहता साहब ने बड़ा अच्छा समझाया और ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग यही पूछ रहे हैं बार बार कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था का हाल इतना बुरा है कि हमारी इकोनॉमी पहली बार लिविंग हिस्ट्री में पहली बार हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि GDP ग्रोथ तो दूर की बात, जो मुकम्मल इकोनॉमी है वो खुद छोटी हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो एक बार कहते हैं कि 52 में हुआ था, लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी इकोनॉमी घट के तकरीबन 12-13% कम हो जाएगी। उस नजरिए में अगर स्टॉक मार्केट 50,000 टच कर रहा है तो लोगों को ये
बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि लोग ये आश्चर्यजनक है कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत, तो हो ये रहा है जैसे मेहता साहब ने अच्छा बताया कि बहुत सा जो आइडल पैसा था, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लगाए कहाँ। अगर रियल एस्टेट में लगाते हैं तो वहां पे मारामारी है, अगर गोल्ड को लगाना चाहते हैं तो गोल्ड में समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो ये हो रहा है कि और कंजम्पशन बिल्कुल कम है, सेविंग्स रेट बहुत गिर गई है। एक ही जो रास्ता रह जाता है वो है कि ऐसे शेयरों में पैसे लगाए जाए जिनसे आपको उम्मीद होगी कि ये बेहतर करेंगे। अगर आप देखें हमारे स्टॉक मार्केट की हालत भी, तो वो कुछ चुनिंदा शेयर है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनसे लोगों को तवक्को है कि बहरहाल जो भी हो वो अगले साल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अदर हैंड ये बहुत जरूरी है समझना कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी संगीन है, और जो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीने से आप सुन रहे होंगे, हर थोड़े दिन को कोई ना कोई मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारी रिकवरी शुरू, आज तक बस शुरू ही हो रही। लगातार गिरावट है, 24% कॉन्ट्रैक्शन पहले क्वार्टर में, 7-7.5% सेकेंड क्वार्टर में। कुल मिला के गवर्नमेंट क्या आरबीआई लगातार जो है अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आगे जाकर क्या होगा। विजय मेहता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने देखा था कि 2013 में क्या हुआ था जब फेडरल बैंक ने अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, तब भी यही हुआ था। जो हमने देखा 2020 में हुआ कि सारे एफआईआई जो थे वो भारत से निकल करके वापस उन्होंने अपना पैसा वहां लगा दिया था। तो क्या आप निकट भविष्य में संभावना देखते हैं कि अगर फेडरल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे तो एक बार फिर से वैसे के वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे? चाहे भारत की अर्थव्यवस्था कितना ही बेहतर करे, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये एक बार फिर से हंगामा हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो। देखिए, बजट का समय है और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात का रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट की तेजी को देखकर वो अपने बजट में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा प्रोविजन ना लाएं जिससे स्टॉक मार्केट डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि इस समय ये सिर्फ एक ही माध्यम बचा हुआ है जिसके कारण जितने भी ग्रीन फील्ड या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मार्केट से पैसा ले रहे हैं, और गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी गवर्नमेंट को काफी पैसा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी तरीके का टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए, ये मेरा एक उनसे निवेदन है। तो ये भी सुझाव दे रहे हैं मेहता साहब कि इस पर कोविड टैक्स लगा देना चाहिए स्टॉक मार्केट के ऊपर? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, कोई कोविड टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई अनरियलाइज्ड गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए, कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स, किसी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जो वित्त मंत्री हैं उनको ये पोजीशन, ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको यूज करना चाहिए। जब आप फॉरेन कंपनीज के ऊपर 15% का टैक्स लगा सकते हैं टू सेट अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, तो आप इंडियन मैन्युफैक्चरर के ऊपर सेम प्रोविजन देने में आपको क्या एतराज है? ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप एवरेज टैक्स रेट 20 to 25% इस कंट्री के अंदर कर देते हैं तो आपका कलेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, और जो बाहर से पैसा आने वाला है वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन आपने इंटरेस्ट रेट वाले सवाल का जवाब नहीं दिया मेहता जी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या फिर मार्केट में ये लोग रहेंगे एफआईआई? देखिए भाई, मैं बोला है इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बहुत चीजें बदल जाएंगी, मार्केट भी नीचे आएगी, रियल एस्टेट भी जो इस समय थोड़ी बहुत रिवाइव होके बिकने के स्तर पे आ रही है वो वापस अपनी डल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं जाते जाते अमीरुल्लाह खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट मेरे पास बचा है। आपकी क्या उम्मीद है कि वित्त मंत्री क्या कदम उठाए जिससे स्टॉक मार्केट की जो तेजी है वो बरकरार रह सके? देखिए, स्टॉक मार्केट की तेजी, अमीरुल्लाह खान साहब से पूछ रहा हूँ सर। मेहता जी जी, देखिए, स्टॉक मार्केट की तेजी का बरकरार रहना किसी की ना जिम्मेदारी है ना किसी के बस में है, वो एक अपनी चाल चलता रहता है। वित्त मंत्री को अब ये चाहिए कि अब जो हालात है हमारे मुल्क में, जहाँ बहुत बुरा हाल है, गरीब लोग बड़े परेशान, किसान परेशान, मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर बड़ा परेशान, तो वित्त मंत्री को पूरा एम्फेसिस कहाँ पे करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट की जहां तक बात हो, रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है, और जैसे मेहता साहब कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट जब घटेगा या बढ़ेगा स्टॉक मार्केट यकीनन कोलैप्स होगा। इंटरेस्ट रेट अमेरिका में भी कम है, उस वजह से भी हमारे यहाँ बहुत पैसे आ रहे हैं। तो ये जो स्टॉक मार्केट का सिचुएशन है ये बड़ा टेंटेटिव सा है। हमें फोकस करना चाहिए अपनी इकोनॉमी पे और अपने गरीबों पे, कि इस साल जितनी मार छोटे किसानों को, छोटे व्यापारी, छोटे काम करने वालों को है, तो शायद कभी नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए हमको देखना होगा
कि बजट में वित्त मंत्री क्या कहती हैं, जिससे कि जो स्टॉक मार्केट की तेजी है उस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय मेहता जी और प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे आम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले बजट को लेकर। बजट इंडिया का में आपका फिर स्वागत है। अब पेश है बजट के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। आपको बता दें कि इस बार ऐसा पहली बार होगा कि बजट नहीं छापा जाएगा। बजट की डिजिटल प्रतियां ही सबको दी जाएंगी। एक और जो दिलचस्प जानकारी वो ये है कि 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होता था। उसके बाद से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने लगा था। और बेरोजगारी, महंगाई से पिस रही जनता की आखिर बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए सुन लेते हैं। इस साल के बजट में महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो अच्छा है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो अच्छा है। बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो सरकार उसके बारे में सोचे। इस साल का जो बजट आ रहा है उसमें मेनली तो मैं ये देखना चाहूँगा कि मिडिल क्लास के लिए हम क्या करने वाले हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट मिडिल क्लास के लिए क्या सोचती है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा करें, बिकॉज़ ये लॉकडाउन में हमने बहुत सर्वाइव किया है, किसी ने किया हो या नहीं किया हो। मैं बजट से इस बार मेरा सरकार से यही कहना है कि जो सरकार ने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया हुआ है हर एक व्यापारी के लिए, बट वो मोरेटोरियम लोन एक्सेप्ट नहीं किया है बैंक ने, तो इस बार बजट में मोरेटोरियम के लिए गरीबों के लिए कुछ सरकार करे। कोरोना काल से हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं, जिससे सारा हम लोग का टारगेट सब खराब हो चुका है। इसलिए इस बजट में हम यही चाह रहे हैं कि महंगाई ना बढ़ाई जाए। हम चाहते हैं कि ये जो है राशन पानी है, आटा दाल चावल घी तेल, ये सब चीज़ सस्ता मिले हम लोगों को, क्योंकि कोरोना से व्यवस्था हमारी ख़राब हो गई है पूरी, धंधा पानी चल नहीं रहा है, इसलिए जो हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं सर, लॉकडाउन लगा है, जिस तरह से आदमी परेशान है, जॉब के लिए रोजगार के लिए परेशान है, उस तरह से रोजगार देना चाहिए उनको। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आज महंगाई इतनी हद से पार हो गई कि गरीब आदमी कैसे जी रहा है वो आप खुद ही जान सकती होंगी। अगर महसूस करती होंगी गरीबों का दर्द, तो आप ये खुद जान सकती होंगी कि गरीब आदमी के पास क्या बीत रही है। मेरा एक सवाल है वित्त मंत्री से, क्योंकि मैं गृहिणी भी हूँ, मैं किचन संभालती हूँ। ये जो बढ़ती हुई प्राइजेस जो गैस सिलेंडर्स की, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किचन संभालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक महीना मुश्किल से चलता है, क्योंकि हमको पूरा खाना बनाना पड़ता है, उसमें सब्जी से लेकर चावल से लेकर सब कुछ। और क्योंकि इस कोरोना काल में बहुतों की नौकरी भी चली गई, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो इतनी बढ़ती हुई प्राइजेस से हम कैसे संभालेंगे किचन को। और क्योंकि पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, तो सब्जियों के दाम बढ़ गए, जितने दालें हैं वो इतनी महंगी हो गई है, चावल महंगा हो गया है, और जो सब्जियां हम 10 रुपए में खाते थे पिछले ठंडियों में, इस समय हम उसको 15 रुपए गड्डी मेथी खरीद रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सीनियर सिटीजन जिनका जीवन यापन उनके एफडीआर के जो इंटरेस्ट रहता है उससे हो रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन एफडीआर जो है साल प्रति साल कम होता जा रहा है, जिससे हमें दिक्कत आ रही है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडीआर के ऊपर बढ़ाया जाए फॉर सीनियर सिटीजन। तो आम लोगों की उम्मीदों का बोझ, अपेक्षाएं हैं वित्त मंत्री से, देखते हैं वो कितना खरा उतर पाएंगी इन अपेक्षाओं पर। बजट इंडिया का मैं आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।